नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। और मैं हूं हरिप्रसाद और आज हम दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का परिचय करने वाले हैं। जो है सीआरपीसी की नेचर क्या है, सीआरपीसी कौन सी विधि है, इसके बारे में इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो है आपको सीआरपीसी का परिचय मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या है? ये एक प्रोसीजर लॉ है। क्या है ये? प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रक्रिया विधि क्या होती है? प्रक्रिया विधि क्या होती है? हम दो भागों में बांटते हैं। एक है प्रक्रिया विधि और एक है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ का मतलब सारभूत विधि या मूल विधि। सारभूत या मूल विधि। सारभूत या मूल विधि अर्थात सारभूत विधि क्या होती है, मूल विधि क्या होती है? मूल विधियां, अब हम देखें, लॉ भी दो प्रकार के डिवाइड करते हैं कि सिविल लॉ में सारभूत विधि किसे कहेंगे और क्रिमिनल लॉ में किसे कहेंगे। तो सिविल लॉ की बात करें तो ऐसी विधियां जो किसी व्यक्ति के अधिकार, दायित्व, निर्योग्यताएं बताती हो, ऐसा प्रावधान करती हो, वो सारी विधियां सिविल में मूल विधि कहलाएगी। और क्रिमिनल की बात करें तो वो विधियां जो अपराधों को परिभाषित करती हो और अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती हो, वो सारी विधियां कहलाएगी क्रिमिनल में सारभूत विधियां। तो किसे कहेंगे सारभूत विधि? सारभूत विधि का मतलब वो सारी विधियां सारभूत विधियां कहलाएगी, वो सारे लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाएंगे जो किसी व्यक्ति के अधिकार, दायित्व और निर्योग्यताएं, राइट्स, ड्यूटीज और इम्यूनिटीज बताते हो, या अपराधों को परिभाषित करते हो, या फिर अपराधों को जो है दंड का प्रावधान करते हो, वो सारी विधियां सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। लेकिन सीआरपीसी क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या है? क्या है? ये है प्रोसीजर लॉ। क्योंकि इसे नाम में देखिए आप, क्या आया है? प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो दंड प्रक्रिया विधि है। प्रक्रिया का मतलब वह विधि जो मूल विधि सब्सटेंटिव लॉ को लागू करने की प्रक्रिया बताती हो। अर्थात जो सब्सटेंटिव लॉ है, सारभूत विधि है, उसको कैसे लागू किया जाएगा? आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में अपराध परिभाषित है और अपराधों का दंड परिभाषित है। तो ये जो विधि है आईपीसी, ये सब्सटेंटिव लॉ, सारभूत विधि, मौलिक विधि है। लेकिन आईपीसी में ये लागू नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आईपीसी को लागू कैसे करेंगे। अर्थात आईपीसी में लिख दिया कि अपराध है क्या है और उसका दंड क्या है। आईपीसी में लिखा है कि बलात्कार किसे कहते हैं और बलात्कार अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस अभियुक्त को कितना दंड मिलेगा। ये लिख दिया कि हत्या की परिभाषा क्या है और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर कर देगा तो उसको कितना दंड मिलेगा। लेकिन आईपीसी में ये नहीं लिखा हुआ है कि उसको दंड दिलाएंगे कैसे। तो प्रक्रिया आईपीसी में नहीं लिखी। उसकी प्रक्रिया कहाँ है? प्रोसीजर लॉ उसका क्या है? उसका प्रोसीजर लॉ है सीआरपीसी। तो सीआरपीसी आईपीसी की प्रोसीजर के लिए है। अपने लॉ में एक सिद्धांत है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो यहां अधिकार तो बता दिए सब्सटेंटिव लॉ में, लेकिन उनको लागू कैसे करवाएंगे, उनका उपचार कैसे मिलेगा, वो प्रोसीजर लॉ में ही मिलेगा। तो अब जैसे कोई अपराध हो गया तो उसकी एफआईआर कैसे दर्ज होगी, उसकी शिकायत कैसे दी जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसकी विचारण कैसे चलेगा और उसकी अपील कैसे की जाएगी।
ये सारी बातों की जो है जो लॉ बताता है वो लॉ सीआरपीसी है, इसलिए प्रोसीजर है। अब सीआरपीसी प्रोसीजर बताती है, अर्थात सीआरपीसी प्रक्रिया बताती है। प्रक्रिया कैसे चलती है? तो क्रिमिनल मामलों की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। क्रिमिनल मामलों में प्रक्रिया एफआईआर से स्टार्ट होती है। तो सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर है। एफआईआर कैसे दर्ज होगी? एफआईआर मौखिक दर्ज होगी या रिटर्न होगी? कैसे होगी? ओरल होगी या रिटर्न में होगी? और उसकी एक कॉपी दी जाएगी। ये सारी बातों का प्रोसीजर 154 में दिया हुआ है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? 157 में। फिर इनके गवाहों की पुलिस कैसे कथन लिखेगी? 161 में। इनकी कन्फेशन कैसे करवाएंगे? अगर कोई व्यक्ति जुर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसको कोर्ट में जो है प्रस्तुत करके उसको कन्फेशन, उसकी संस्वीकृति कैसे लिखेंगे? 164 में हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखोगे तो कैसे अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करने के विदिन 24 आवर्स कोर्ट में पेश किया जाएगा, 57 ये कहती है सीआरपीसी की। और कैसे पेश किया जाएगा इसके बारे में सीआरपीसी 167 कहती है। फिर सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद चार्जशीट कैसे पेश की जाएगी इसके बारे में 173 कहती है। फिर इसके बाद में जो है चालान पेश हो गया, चार्जशीट पेश हो गई, तो अभियुक्त को सभी दस्तावेजों की नकल दी जाएगी सीआरपीसी की धारा 207 में। फिर यहाँ ट्रायल देखी जाएगी, कोर्ट कोग्निजेंस लेगी 190 में, कोर्ट संज्ञान लेगी 190 में। और संज्ञान लेने के बाद अगर मामला ट्रायल बाय सेशन हुआ तो 209 में सेशन कोर्ट को सुपुर्द करेगी, कमिट करेगी। फिर देखा जाएगा कि कोर्ट कैसे ट्रायल करेगा। अगर मान लो सेशन ट्रायल है तो 225 से लेके 237 तक सेशन ट्रायल चलेगी। और मान लो कि यहाँ कन्विक्ट हो गया व्यक्ति तो इसकी अपील कैसे होगी? तो अपीलों से सारे अपीलों से संबंधित जो प्रावधान है वो 372 से लेके 394 तक है। अपील कैसे होगी? तो यहाँ यानी कि क्रिमिनल मामलों के बर्थ से लेके डेथ तक जजमेंट कैसे लिखा जाएगा, सारी चीजें, अपील कैसे होगी, उनकी रिवीजन कैसे होगी, सारा जो प्रोसीजर चलेगा क्रिमिनल मामलों को वो सीआरपीसी में चलेगा। इसलिए सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, सीआरपीसी एक प्रक्रिया विधि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो सीआरपीसी, वर्तमान सीआरपीसी का पूरा नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, लेकिन सबसे प्रथम सीआरपीसी आई थी 1861 में। एक सीआरपीसी का जो है समेकन कंसोलिडेटेड किया गया 1852 में, वो सीआरपीसी बन के 1865 में लागू हुई। और यहाँ हाईकोर्ट उच्च न्यायालयों के लिए सीआरपीसी थी 1861 में। इसके बाद 1872 में सीआरपीसी आई और फिर 1882 में आई। और वर्तमान जो सीआरपीसी है इसके बाद 1882 के बाद 1882 के बाद 1898 में 1898 में एक सीआरपीसी आई। और उसके बाद जो सीआरपीसी आई, वर्तमान जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो 1973 में आई। ये जो वर्तमान सीआरपीसी है वो 1973 में आई। तो वर्तमान जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, वो 1898 का ही एक रूप है। इसमें कुछ संशोधन किया गया। 1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें कुछ मेजर अमेंडमेंट कर दिए गए और मेजर कुछ अमेंडमेंट करके ही एक नया रूप जो सामने आया वो 1973 की सीआरपीसी है। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें जो है कार्यपालक और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर को अलग किया गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को अलग किया गया, न्यायिक पालिका की शक्तियों को अलग किया गया। एफआईआर अगर पुलिस अधिकारी नहीं दर्ज करता है तो उसकी एक कॉपी जो है एसपी को भेजी जाएगी। ऐसे मेजर अमेंडमेंट चेंज करके इस सीआरपीसी का कंसोलिडेट करके एक नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 हमारे सामने आई। तो ये हमने इसकी सीआरपीसी की हिस्ट्री देखी। फिर आता है इसका इंट्रो। सीआरपीसी का परिचय क्या है? तो सीआरपीसी के लिए आप नोट कर लीजिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में टोटल 484 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं?
याद कर लीजिएगा, कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 484 सेक्शन है, इसका एक्ट नंबर 2 है और इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं सीआरपीसी में? टोटल 37 अध्याय है, टोटल 37 अध्याय है, लिख लीजिएगा। शेड्यूल कितनी है सीआरपीसी में? 2 अनुसूचियां हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 2 अनुसूचियां हैं, 2 शेड्यूल है। एक शेड्यूल में जो है ये दिया गया है कि अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में अपराधों का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा अपराध संज्ञेय होगा, कौन सा अपराध जमानतीय होगा, कौन सा अपराध अजमानतीय होगा, कौन से अपराध की ट्रायल क्या होगी। ये सारी बातों का क्लासिफिकेशन दंड प्रक्रिया संहिता की फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में अपराधों का क्लासिफिकेशन किया गया है कि, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें दे रखे हैं प्रारूप। दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी जो अनुसूची है उसमें अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं कि वारंट का प्रारूप क्या होगा, सम्मन का प्रारूप क्या होगा, जो है बंद पत्रों का प्रारूप क्या होगा। वो सारे जो फॉर्मेट है वो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये हमने देखा इंट्रो। अब कहता है सीआरपीसी का सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 में 3 बातें हैं। क्या क्या है? नंबर 1 टाइटल, अर्थात नाम क्या होगा। दूसरी बात आ गई इसका विस्तार कहाँ होगा, इट्स एक्सटेंट, कहाँ इसका विस्तार होगा। और तीसरी बात आ गई कमेंसमेंट कब से होगा, कब से ये लागू होगी। तो धारा 1 में 3 बातें हैं, नाम, विस्तार और लागू होना। तो सीआरपीसी का नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसका शॉर्ट टाइटल है। लेकिन इसका लॉन्ग टाइटल क्या है, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का उद्देश्य है दांडिक प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन करना, और जो है इसका मेन उद्देश्य है। दूसरी बात आती है इसका विस्तार कहाँ होगा, कहाँ कहाँ लागू होगी। तो सीआरपीसी 1973 में जो है बनी, वो लागू कब हुई थी? इसका जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी, 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। तो उस समय लागू हुई थी, तो कहाँ कहाँ लागू होती है? तो सीआरपीसी कहाँ कहाँ लागू होती है? उस समय यह था कि सीआरपीसी संपूर्ण भारत में लागू होती है सिवाय J&K के, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे भारत पे लागू होती है। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। नोट कर लीजिएगा, यह डेट महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर ऑफ 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पे भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू की। दूसरी बात ये करती है कि नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होती है। कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है? तो नागालैंड राज्य, पूरी नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। नागालैंड, नंबर 1 नागालैंड राज्य, और नंबर 2 विशेष जनजाति क्षेत्र, विशेष जनजाति क्षेत्र। नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र, 2 महत्वपूर्ण है, 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र पर सीआरपीसी के 3 चैप्टर 8, 10 और 11, 3 अध्यायों को ध्यान में रखना। 8, 10 और 11 को छोड़ के पूरी सीआरपीसी नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होती है। केवल 3 ही चैप्टर है जो नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र पे लागू होते हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के केवल 3 ही अध्याय है जो नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र पर लागू होते हैं। बाकी की सीआरपीसी नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होती है। तो ये 3 चैप्टर क्यों लागू होते हैं? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से संबंधित है, ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शक्तियां हैं। यहाँ जो 8, 10 और 11 की जो शक्तियां हैं आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये पास में है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें जिला कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, उपखंड अधिकारी, एडीएम, तहसीलदार, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये पास में ये शक्तियां हैं। यहाँ जुडिशियल पावर नहीं है, इसलिए ये 3 चैप्टर पे जो है 3 चैप्टर नागालैंड राज्य और विशेष जनजाति क्षेत्र लागू होते। अब नागालैंड राज्य का तो अपने क्लियर हो गया कि नागालैंड राज्य है। विशेष जनजाति क्षेत्र कौन से हैं यहाँ नोट कर लीजिएगा। विशेष जनजाति क्षेत्र यहाँ पे वो विशेष जनजाति क्षेत्र है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा संख्या 20 में जो 1972 21 जनवरी 1972 से पहले जो क्षेत्र भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित है उन विशेष जनजाति क्षेत्र, उन स्पेशल ट्राइबल एरियाज पे जो है सीआरपीसी लागू नहीं होती है। लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, देखिए लागू तो नहीं होती है सीआरपीसी बाकी, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार चाहे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गजट नोटिफिकेशन में अधिसूचना जारी करके इन राज्यों पे भी दंड प्रक्रिया संहिता को लागू कर सकते हैं। 3 चैप्टर तो वैसे ही लागू होते हैं और वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन, बाय गजट नोटिफिकेशन यहां पे भी लागू कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें आई कब से इन्फोर्स होगी, ये कब से लागू होगी? तो ये 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 से सीआरपीसी लागू हो गई थी। ये 1974 का 1974 का एक्ट नंबर 2 है। तो ब्रीफ लेक्चर है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा और अन्य विधि से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और सीआरपीसी का परिचय समझने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सौम्या लॉ स्टडी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसका बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको घर बैठे जो है कानूनी जानकारी और कानूनी जो है सिंपल भाषा में आपको जो है कानून की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।